Hello guys, I hope all of you are doing well. Today we are going to discuss Lead Code's problem number 1493 which is longest subarray of ones after deleting one element. मीडियम मार्क क्वेश्चन है। ये एक बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है स्लाइडिंग विंडो का। ठीक है, तो फिर आप देख पा रहे होगे राइट साइड आपकी स्क्रीन पे ये मैंने एक स्टैंडर्ड टेम्पलेट लिख रखा है स्लाइडिंग विंडो का। ये भी मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूंगा। अगर आप स्टैंडर्ड टेम्पलेट से एक बार अवेयर हो जाते हो, आप कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेते हो ना, तो आप स्लाइडिंग विंडो आराम से सॉल्व कर लोगे। ये हमारी स्लाइडिंग विंडो प्लेलिस्ट का पहला वीडियो होगा। ठीक है, तो जल्दी से वाइट बोर्ड पे शिफ्ट होते हैं और क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। लेट मी चेंज द थिकनेस। ओके, हमको क्वेश्चन में गिवन है दैट वी आर गिवन ए बाइनरी एरे नम्स। ठीक है, एरे हम सबको पता है क्या होता है। बाइनरी का मतलब है बाइनरी का मतलब होता है जीरोज एंड वंस। तो बाइनरी एरे का मतलब है कि जो भी एलिमेंट्स होंगे मेरे नम्स एरे में वो या तो जीरो होंगे या तो वन होंगे। यू शुड डिलीट वन एलिमेंट फ्रॉम इट। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे शुड लिखा है। शुड का मतलब है कि करना ही करना है, मतलब मेरे को कोई एक एलिमेंट मेरे एरे में से डिलीट करना ही करना है। ठीक है, अगर यहाँ पे मे लिखा होता तो मे का मतलब होता कि आप डिलीट कर सकते हो, अगर आपको डिलीट नहीं करना तो आप नहीं भी कर सकते हो। रिटर्न द साइज ऑफ द लॉन्गेस्ट नॉन एम्प्टी सब एरे। ठीक है, कंटेनिंग ओनली वंस इन द रिजल्टिंग एरे। ठीक है, रिटर्न जीरो इफ देयर इज नो सच सब एरे। हमको एक नॉन एम्प्टी सब एरे रिटर्न करना है। सब एरे क्या होता है? सब एरे एक कंटिन्यूअस पार्ट ऑफ एन एरे होता है। जैसे अगर ये मेरा एरे है तो ये एक कंटिन्यूअस पार्ट है ना इसका। सिमिलरली ये भी एक कंटिन्यूअस पार्ट है। अगर ये पूरा एरे ले लूँ तो ये भी एक सब एरे है क्योंकि ये भी एक कंटिन्यूअस पार्ट है। ठीक है, वैसे ही अगर मैं ये ऐसे लूँ, पहला एलिमेंट लिया, सेकंड को स्किप किया, थर्ड फोर्थ को ले लिया, तो ये देखो ये यहाँ बीच में गैप आ गया ना, ये वाला एलिमेंट हमने स्किप कर दिया। तो फिर ऐसे सीक्वेंस को ना हम सब सीक्वेंस बोलते हैं। आई होप आगे कोई प्रॉब्लम ऑफ द डे आए जिसमें हम सब सीक्वेंस पे भी कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर सकें। तो फिलहाल हमको समझ में आ गया सब एरे इज कंटिन्यूअस पार्ट ऑफ एन एरे। ठीक है, हमको एक एलिमेंट डिलीट करना है और एक ऐसा सब एरे फाइंड आउट करना है जिसकी लेंथ सबसे ज़्यादा हो, जो कि कंटेन करता हो ओनली वंस। वी हैव टू रिटर्न जीरो इफ देयर इज नो सच सब एरे। अगर मान लो आपको ये ऐसा सब एरे फॉर्म ही नहीं कर पा रहे हो जिसमें सारे वंस हो, सपोज मान लो आपको ये एरे दे दिया जो पूरा कंप्लीटली फिल विद जीरोज है, तो आप एक बात बताओ इसमें कहाँ से आप एक ऐसा सब एरे बनाओगे विच कंसिस्ट ऑफ ओनली वंस? पॉसिबल ही नहीं है। तो उस वाले केस में आप जीरो रिटर्न कर देना। एग्जाम्पल नंबर वन देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर वन में जो हमको एरे गिवन है वो ये रहा और आउटपुट थ्री है। ठीक है, मतलब एक एलिमेंट डिलीट करने के बाद मैं थ्री साइज का ऐसा सब एरे फॉर्म कर पा रहा हूँ जिसमें जो नंबर ऑफ वंस होंगे ना वो थ्री होंगे। ठीक है, तो फिर अगर मैं मान लो ये वाला सब एरे लूँ, ठीक है, तो इसका साइज वन है, पर मेरे को एक एलिमेंट रिमूव भी तो करना है सब एरे में से। अब एक एलिमेंट है तो एक को रिमूव कर दूंगा तो कुछ बचेगा ही नहीं। मेरे को क्या मिलेगा? एक एम्प्टी सब एरे मिल जाएगा। ठीक है, तो ये तो सही नहीं है। मेरे को एक नॉन एम्प्टी सब एरे रिटर्न करना है। अब अगर मैं ये सब एरे लेता हूँ टू साइज का, इसमें से भी मेरे को एक एलिमेंट को तो डिलीट करना पड़ेगा ना। तो मान लो मैं किसी भी एक को कर सकता हूँ, तो आंसर क्या मिलेगा? जो लेंथ आएगी सब एरे की वो क्या आएगी? वन आएगी। ठीक है, वन भी मेरे को लगता है मेरा मैक्सिमम लेंथ नहीं हो सकता सब एरे का। अगर मैं ये वाला सब एरे ले लूँ और इस वाले एलिमेंट को डिलीट करना पड़ेगा क्योंकि ये तो जीरो है। मेरे को तो ऐसा सब एरे चाहिए ना जो कि कंप्राइज करता हो ऑफ ओनली वंस। ठीक है, तो जीरो को रिमूव करने के बाद क्या देखा मैंने कि मेरे को एक टू लेंथ का सब एरे मिल गया है जो कि कंप्राइज करता है ऑफ ओनली वंस। ठीक है, तो फिर अभी तक जो मैक्सिमम लेंथ मेरे को मिली है वो टू मिली है। ठीक है, पर एक चीज़ देखो, एक चीज़ और हम कर सकते हैं। अगर ये हम पूरा एरे ले लें और ये वाला जो जीरो है इसको रिमूव कर लें, तो जो सब एरे फॉर्म होगा ना वो कंप्राइज वो कुछ ऐसा दिख रहा होगा, वन वन एंड वन। मैं तो बीच में से किसी भी एक एलिमेंट को रिमूव कर सकता था ना। तो ये जो सब एरे है उसका लेंथ क्या हो गया? उसका लेंथ क्या? थ्री है। तो देखो आउटपुट भी थ्री है। आफ्टर डिलीटिंग द नंबर इन पोजीशन टू मतलब ये वाला जो जीरो है इसको रिमूव करने के बाद जो एरे बना वो ये बना। इट कंटेन्स थ्री नंबर्स विद वैल्यूज ऑफ वंस। ठीक है, तो एग्जाम्पल नंबर वन हमको समझ में आ गया। एग्जाम्पल नंबर टू अगर हम देखें तो अगर मैं ये वाला सब एरे लूँ, ठीक है, और इस वाले जीरो को मैं ये कंप्लीट सब एरे आएगा, ये वाला वन भी इंक्लूड होगा, और इस वाले जीरो को मैं रिमूव कर देता हूँ तो लेंथ क्या बनेगी? वन टू थ्री फोर एंड फाइव। सो दैट्स वाई मेरा जो आउटपुट है वो इसमें फाइव आ रहा है। यहाँ अगर एक्सप्लेनेशन देखें, आफ्टर डिलीटिंग द नंबर इन पोजीशन फोर, मतलब ये वाला जो जीरो है, जो मेरा एरे बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा। अब इस वाले एरे में से मेरे को ऐसा सब एरे फाइंड आउट करना है विच कंसिस्ट ऑफ ओनली वंस, और वो जो सब एरे आए उसकी जो लेंथ है वो मैक्सिमम होनी चाहिए। जैसे ये भी एक सब एरे है विच कंसिस्ट ऑफ ओनली वंस, ये भी एक सब एरे है, ये भी एक सब एरे है। तो इनमें से जो मैक्सिमम लेंथ वाला सब एरे है वो मेरे को रिटर्न करना है। तो यही लिखा है यहाँ पे, लॉन्गेस्ट सब एरे विद वैल्यूज ऑफ वंस इज, ये जो फाइव टाइम्स वन आ रहा है, मतलब कौन सा सब एरे हो गया? ये वाला सब एरे। इसकी लेंथ फाइव है तो हमने फाइव रिटर्न कर दिया। अगर आप एग्जाम्पल नंबर थ्री में देखो, एग्जाम्पल नंबर थ्री में कोई जीरो ही नहीं है। ठीक है, तो फिर अब जीरो नहीं है तो आपको वन रिटर्न करना एक ये जो वन डिजिट है, वन एलिमेंट है, उसी को रिमूव करना पड़ेगा। तो अगर हम
किसी भी वन को रिमूव कर सकते हैं। आप इसको भी रिमूव कर सकते हो, इसको भी रिमूव कर सकते हो, इसको भी रिमूव कर सकते हो। किसी भी वन को आप रिमूव करोगे तो जो लेंथ बनेगी वो 2 बनेगी। तो ये एक एज केस भी आप मान सकते हो एग्जाम्पल नंबर 3 को, जब आपके नम्स एरे में सारे एलिमेंट्स इक्वल टू 1 है। तो आंसर क्या होगा? सपोज मान लेते हैं इसका साइज n है, ठीक है, n की वैल्यू क्या है 3। तो अगर सारे एलिमेंट्स इक्वल टू 1 है ना, तो जो आपका आउटपुट होगा वो क्या होगा? n-1 होगा, क्योंकि एक एलिमेंट आपको डिलीट करना ही करना है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है यू शुड डिलीट वन एलिमेंट फ्रॉम इट। ऑप्शन नहीं है हमारे पास, हमको करना ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया हो। कंस्ट्रेंट्स देखो, नम डॉट लेंथ 1 से लेके 10⁵ तक है। इसका मतलब क्या है? आप n log n तक भी जा सकते हो, ठीक है, पर हम इसको डेफिनेटली n log n से भी कम में सॉल्व कर लेंगे। एक छोटा सा डिस्कशन करते हैं स्टैंडर्ड टेम्पलेट ऑफ स्लाइडिंग विंडो के ऊपर। देखो, स्लाइडिंग विंडो का क्या मतलब होता है कि हमको एक विंडो क्रिएट करनी है, ठीक है, और उस विंडो का साइज़ जो होगा वो बार बार अपडेट होता रहेगा। कभी मेरा विंडो का साइज़ जो होगा वो बड़ा हो जाएगा, कभी मेरा जो विंडो है वो श्रिंक हो जाएगा। जो श्रिंकेज होगी वो बेस्ड ऑन सब कंडीशन होगी, ठीक है। तो एक स्टैंडर्ड प्रॉब्लम जो स्लाइडिंग विंडो का होता है वो डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मेरे क्वेश्चन में नम्स वेक्टर एज इनपुट गिवन था, तो मैंने एक वेरिएबल इनिशियलाइज किया n विच इज़ इक्वल टू द साइज ऑफ नम्स वेक्टर, मतलब जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट है मेरे नम्स वेक्टर में, ठीक है। l क्या है? l मेरा लेफ्ट पॉइंटर है और r जो है मेरा राइट पॉइंटर है। जनरली आप देखोगे स्लाइडिंग विंडो के प्रॉब्लम में हमको 2 पॉइंटर्स हमेशा फॉर्म करने पड़ते हैं, ठीक है। तो सपोज मान लेते हैं कि ये एक वेक्टर हमको एज इनपुट गिवन है। ये मेरा लेफ्ट पॉइंटर और राइट पॉइंटर इनिशियली आप देखो दोनों 0 हैं। तो फिर ये मेरा एरे है और ये इंडेक्सेस हैं। तो अभी मेरा लेफ्ट पॉइंटर और राइट पॉइंटर दोनों 0th इंडेक्स पे बैठा हुआ है, ठीक है। अब इस फॉर लूप को समझने की कोशिश करते हैं। मैं कलर चेंज करता हूँ। फॉर लूप अगर आप देखोगे तो फिर ये जो पहला, इसमें 3 चीज़ें पास करनी होती है हमको। तो पहला मैंने स्किप कर रखा है। पहले इसलिए स्किप कर रखा है क्योंकि आर जो है ना राइट पॉइंटर, उसको मैंने ऊपर ही इनिशियलाइज़ कर रखा है। क्योंकि मतलब आप चाहे तो नहीं भी कर सकते हो, मैंने कर रखा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उससे। तो फिर आर की जो वैल्यू है वो इनिशियली क्या है? वो इनिशियली 0 है। और आप देखोगे हर एक आइट्रेशन में जो आपका आर है ना वो बाय 1 इंक्रीमेंट हो रहा है, ठीक है। एक बार करके देखें, आर अभी 0 पे है, नेक्स्ट आर कहाँ जाएगा? 1 पे जाएगा। तो अब आप बताओ मेरे को, आर और एल के बीच में कितने एलिमेंट्स हैं? ये 2 एलिमेंट्स पढ़ रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है? मेरी विंडो एक क्रिएट हुई जिसका साइज 2 हो गया, ठीक है, बिल्कुल। अब नेक्स्ट आइट्रेशन में आर फिर से प्लस प्लस होगा, तो आर प्लस प्लस होके यहाँ पहुँच जाएगा। अब जो मेरी विंडो क्रिएट हुई उसका साइज़ देखो आप क्या है? एल और आर के बीच में है मेरी विंडो और इसका साइज़ अब 3 हो गया। सिमिलरली अगर आर में फिर से इंक्रीमेंट होगा नेक्स्ट आइट्रेशन में तो यहाँ पहुँच जाएगा। तो क्या साइज़ होगा? तो जो विंडो का साइज़ होगा वही हो जाएगा। अब ऐसे ही इंक्रीमेंट होते होते एक पॉइंट पे मेरा आर यहाँ पहुँच जाएगा, लेफ्ट पॉइंटर मेरा डेफिनेटली हमेशा इससे पीछे ही रहेगा और एक विंडो क्रिएट हो जाएगी और कुछ ऑपरेशंस मैं परफॉर्म करूँगा, जैसे आंस वेरिएबल को अपडेट करना या कुछ भी जो क्वेश्चन बोल रहा है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। लास्ट में क्या होगा? आर जो है ना, आर की वैल्यू यहाँ पे 6 है, आर की वैल्यू इक्वल टू एन हो जाएगी, ठीक है। जब इक्वल टू एन हो जाएगी तो ये वाली कंडीशन जो है वो फॉल्स हो जाएगी और जो मेरा फॉर लूप है वो ब्रेक कर जाएगा। तो मतलब क्या है? आर मेरा 0 से लेके पूरे एरे को ट्रैवर्स करेगा और जैसे ही आर की वैल्यू इक्वल टू एन हो जाएगी, मतलब यहाँ इस केस में 7 हो जाएगी, तो ये जो लूप है ये ब्रेक कर जाएगा, ठीक है। तो राइट पॉइंटर आप देखो, नोटिस करो कि राइट पॉइंटर हमेशा आपकी जो विंडो की साइज़ है ना उसको इंक्रीज ही कर रहा है। इनिशियली आप देखो लेफ्ट और राइट के बीच में कितने एलिमेंट्स हैं? ये एक ही एलिमेंट है, मतलब मेरी विंडो का साइज़ क्या है? अभी विंडो का साइज़ 1 है। ये निकालने का फॉर्मूला क्या होगा? आर माइनस एल प्लस 1, यही मेरी विंडो का साइज़ है। आप देख लो, इस फॉर्मूले को यूज़ करो। दोनों आर और एल अभी 0th इंडेक्स पे हैं, तो आर की वैल्यू भी 0, एल की वैल्यू भी 0 और उसमें 1 ऐड कर देंगे तो 0 माइनस 0 प्लस 1 क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो हमको पता चल गया ये जो फॉर्मूला है ये तो चलो सही है, ठीक है। तो राइट पॉइंटर क्या कर रहा है? आगे बढ़ते जा रहा है और मेरी विंडो की साइज़ को बड़ा करते जा रहा है, ठीक है। उसके बाद हम फॉर लूप के अंदर जाते हैं। यहाँ पे ना कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म होंगे जो कि डिपेंड करते हैं आपके क्वेश्चन पे। आज वाले क्वेश्चन में भी हम कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे जो आपको बिल्कुल अभी जब मैं एक एग्जाम्पल को ड्राई रन करूँगा तो वो भी आपको समझ में आ जाएगा। कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म किए, फिर ये जो वाइल लूप है ना, ये जो इनर वाइल लूप, ये क्या है? ये श्रिंकेज के लिए है। अब देखो, अब अगर मैं लेफ्ट पॉइंटर को कभी मूव ही नहीं करूँगा तो ये जो लेफ्ट पॉइंटर है ये तो 0th इंडेक्स पे ही रह जाएगा हमेशा। तो फिर बनाया ही क्यों मैंने लेफ्ट पॉइंटर? लेफ्ट पॉइंटर बेसिकली श्रिंकेज के लिए होता है विंडो साइज़। अगर मान लो कभी आपका राइट पॉइंटर यहाँ पे है और लेफ्ट पॉइंटर यहाँ पे होगा तभी तो आपकी विंडो की साइज़ श्रिंक होगी। हमको तो बहुत सारे विंडोज़ को ट्रैवर्स करना है ना बेस्ड ऑन सब कंडीशन। तो ये जो वाइल लूप है ना, ये बेसिकली आपके लेफ्ट पॉइंटर को आगे बढ़ाने के लिए होता है। अब लेफ्ट पॉइंटर आगे बढ़ेगा तो डेफिनेटली आपकी जो विंडो की साइज़ है वो छोटी हो जाएगी। जैसे इधर देखो, राइट पॉइंटर मान लेते हैं यहाँ पहुँच गया और लेफ्ट पॉइंटर यही है, तो आपका जो सब एरे बना वो तो इतना बना। पर मान लो बेस्ड ऑन सम कंडीशन आपको विंडो को छोटी करने की नीड पड़े,
तो फिर आपका एल यहाँ आ जाएगा। और ये देखो, ये जो विंडो थी ये पहले इतनी पूरी बड़ी थी, कितने एलिमेंट्स से, 6 एलिमेंट्स से, अब देखो खाली 4 एलिमेंट्स है। ठीक है, ये जो वाइल लूप है ये हमको समझ में आ गया कि ये लेफ्ट पॉइंटर को आगे बढ़ाता है और विंडो को श्रिंक करने के लिए हम यूज़ करते हैं। उसके बाद वाइल लूप की कंडीशन जैसे ही फॉल्स हो जाएगी, यहाँ पे वाइल लूप ब्रेक कर जाएगा, मतलब मेरे को एक वैलिड विंडो मिल जाएगी। अब उस वैलिड विंडो में मैं क्या कर सकता हूँ, उस वैलिड विंडो की लेंथ निकाल सकता हूँ, एक आंस वेरिएबल क्रिएट कर सकता हूँ, उस आंस को अपडेट कर सकता हूँ। यहाँ पे देखो मैंने एग्जांपल दिया हुआ है, आंस क्या कर रहा है, आंस मेरे नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकाल रहा है मेरे विंडो में, और जो भी मैक्सिमम लेंथ आ रही है एलिमेंट्स की, अगर वो ग्रेटर देन आंस है तो आंस अपडेट हो जाएगा, वरना आंस एज इट इज रहेगा, और लास्ट में मैं आंस को रिटर्न कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो फिर यही एक स्टैंडर्ड विंडो है। अगर इसको आप सही से समझ जाते हो, कुछ क्वेश्चंस में अप्लाई कर लेते हो, स्लाइडिंग विंडो वन ऑफ द ईजिएस्ट टॉपिक्स मेरे को लगता है। ठीक है, काफ़ी इंट्यूटिव है। बस आपको ये सोचना है मेन इसमें कि ये जो श्रिंकेज की कंडीशन है ना, ये क्या होगी, क्योंकि राइट पॉइंटर तो हमेशा 0 से शुरू होगा और एन पे ख़त्म हो जाएगा, पर लेफ्ट पॉइंटर मेरे को कब आगे बढ़ाना है, मतलब मेरे को मेरे विंडो की साइज़ को छोटा कब करना है, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब आज के क्वेश्चन पे आते हैं। आज के क्वेश्चन पे आने के लिए सेम यही कोड मैं यूज़ करूँगा। सेम इसी कोड को अभी हम ड्राई रन करके देखते हैं। सपोज़ मान लो ये हमको मेरा जो एरे है वो गिवन है, ये उसके एलिमेंट्स हैं और नीचे मैंने इंडेक्सेस मार्क कर रखे हैं। ये आपके एग्जाम्पल्स में से एग्जाम्पल नंबर 2 है। ठीक है, 2 वेरिएबल्स मैं क्रिएट करूँगा, एन जीरोस और आंस, ये भी 0 होगा और एन जीरोस की वैल्यू भी 0 से इनिशियलाइज होगी। क्वेश्चन में गिवन है कि मैं एक एलिमेंट को रिमूव करूँगा, तो आप एक बात बताओ, ऐसा कोई भी केस है जिसमें मैं एलिमेंट जिसकी वैल्यू 1 है उसको रिमूव करूँ तो मैं बेनिफिट करूँगा? बिल्कुल भी नहीं। एक केस है, ठीक है, वो हमारा एज केस है ये वाला, इधर तो कोई जीरो ही नहीं प्रेजेंट है, तो फिर मेरे पास ऑप्शन ही नहीं है, मेरे को 1 को ही रिमूव करना पड़ेगा। बट मोस्ट ऑफ द केसेस में अगर मेरे एरे में 0 प्रेजेंट है तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं 0 को रिमूव करूँ ना, मैं अपने 1 को क्यों रिमूव करूँ? ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, और इस क्वेश्चन में ये भी गिवन है कि मेरे को एक ही एलिमेंट को डिलीट करना है, एक से ज़्यादा भी मैं रिमूव नहीं कर सकता। ठीक है, तो अगर मैं किसी एलिमेंट को रिमूव कर रहा हूँ तो मेरी कोशिश होनी चाहिए कि मैं हमेशा 0 को रिमूव करूँ, या फिर आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो, मेरे को एक ऐसा सब एरे फाउंड करना है जिसकी लेंथ मैक्सिमम हो, और अगर उसमें एक 0 प्रेजेंट भी है ना तो भी मेरे को चलेगा। इसलिए चलेगा क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है कि मैं एक एलिमेंट को रिमूव कर सकता हूँ, तो अगर एक 0 मेरे सब एरे में प्रेजेंट भी है तो इसका मतलब क्या है, मैं उस 0 को रिमूव कर दूंगा। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जैसे आपने ऊपर देखा होगा, लेफ्ट और राइट पॉइंटर दोनों इनिशियली 0th इंडेक्स पे थे। ठीक है, जो लेफ्ट पॉइंटर है वो मैं ऊपर रख रहा हूँ और राइट पॉइंटर नीचे है। अब मैंने क्या कहा था, फॉर लूप में घुसते के साथ ही ना मैं कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करूँगा। अब इस वाले केस में ऑपरेशन पता है क्या होगा, मेरे को 0 के काउंट को इंक्रीमेंट करना पड़ेगा। जैसा कि अभी मैंने कहा, मैं चाहता हूँ ऐसा सब एरे फॉर्म हो जिसकी लेंथ मैक्सिमम हो, और अगर उसमें एक 0 हो ना तो भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फिर भाई अगर मेरे को नम्स आर में, सपोज मान लेते हैं इस वेक्टर का नाम नम्स है, तो अगर नम्स आर इज इक्वल टू 0, तो मेरे को नम्स 0 को अपडेट करके इंक्रीमेंट करना पड़ेगा, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। क्योंकि मतलब अगर किसी पॉइंट पे 2 0 मिल गए मेरे को, जैसे अब मैं यहाँ पे आता हूँ और मेरी विंडो मान लेते हैं अब ये वाली है, तो ये तो मेरा वैलिड सब एरे नहीं है ना, क्योंकि अगर मान लो मैं इस 0 को रिमूव कर भी देता हूँ तो भी एक 0 मेरे को यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, तो मेरे को ट्रैक रखना पड़ेगा जीरोस का कि मेरे विंडो में कितनी आ रही है, एक से ज़्यादा नहीं आनी चाहिए, क्योंकि मैं एक से ज़्यादा 0 को रिमूव नहीं कर सकता। ठीक है, तो नम्स आर पे 0 पर आता, तो मैंने एन जीरोस को अपडेट किया, इक्वल टू 1 कर दिया। अब आंस जो है, आंस को भी मेरे को अपडेट करना पड़ेगा। आंस को मैं अपडेट कैसे करूँगा, मैं एक एलिमेंट को रिमूव करना ही है मेरे को। ठीक है, तो अभी मेरी विंडो की साइज़ 1 है, अगर मैं एक एलिमेंट को रिमूव करता हूँ तो कितने एलिमेंट्स बचेंगे, आप देखो r माइनस एल एलिमेंट्स बचेंगे। तो आंस क्या होगा, आंस होगा मैक्सिमम ऑफ आंस कॉमा r माइनस एल खाली। अगर आप यहाँ देखो तो +1 नहीं आएगा, +1 इसलिए नहीं आएगा क्योंकि एक एलिमेंट तो होना ही है रिमूव। अगर आप मैनुअली भी देखो तो ये करंट विंडो है मेरी, इसमें से मेरे को एक एलिमेंट रिमूव करना ही है, तो अगर एक एलिमेंट है और मैं एक को रिमूव ही कर दूंगा तो मेरे आंस की वैल्यू 0 थी वो 0 ही रह जाएगी। ठीक है, 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो फिर अब हम अपनी विंडो को आगे बढ़ाते हैं। आर इनिशियली 0 पे था, अब आर को 1 पे लेके जाते हैं। आर की वैल्यू 1 है, नंबर ऑफ जीरोस अभी भी इक्वल टू 1 है, मतलब 2 नहीं हुआ है, तो इसका मतलब क्या है, ये भी मेरी एक वैलिड विंडो है। इसमें से मैं एक एलिमेंट को रिमूव कर सकता हूँ, वो कौन सा एलिमेंट होगा, ये वाला होगा। अगर मैं इसको रिमूव कर दूँ तो मेरे सब एरे की लेंथ क्या बनी, 1 बनी। करंट मैक्सिमम आंसर क्या है मेरा, 0 है, तो इसको मैं अपडेट करके 1 कर देता हूँ। इतना काम मैंने कर लिया, फिर मैं क्या करता हूँ, आर को फिर से इंक्रीमेंट करता हूँ। आर की वैल्यू अभी भी 1 है, नंबर ऑफ जीरोस जो है वो अभी भी 1 है, तो मतलब ये भी मेरा एक वैलिड एरे है। अब इसमें से मेरे को एक 0 को रिमूव करना है, एक एलिमेंट को, तो डेफिनेटली वो ये वाला एलिमेंट होगा। इसको रिमूव करने के बाद जो मेरे सब एरे का साइज़ बनेगा वो क्या बनेगा, 2 बनेगा।
इस वाले सब एरे पे हूँ ना अभी, मैंने इसको रिमूव कर दिया, साइज 2 बचा। आंस की वैल्यू क्या है, 1 है, तो मेरे को एक ग्रेटर वैल्यू मिल गई है, तो मेरे को इसको अपडेट करना चाहिए, ये 2 हो जाएगा। फिर से मैं आर को इंक्रीमेंट करता हूँ, आर को इंक्रीमेंट किया, अब मैं इस वाले सब एरे पे हूँ, इस वाले सब एरे में से एक एलिमेंट मैं डिलीट कर सकता हूँ, तो मैं इस वाले को कर देता हूँ, ये जो 0 है। अब साइज़ क्या बना, 1 2 एंड 3, ये 0 तो रिमूव हो गया। आंस की मैक्सिमम वैल्यू अभी 2 चल रही है, पर मेरे को एक ग्रेटर वैल्यू मिल गई है, तो मैं आंस को अपडेट कर देता हूँ। अब देखो, अब यहाँ से केस थोड़ा ट्रिकी हो जाएगा। अब जब आर इंक्रीमेंट होता है, इंडेक्स नंबर 4 पे मैं पहुँचता हूँ, तो सबसे पहले मेरे को यहाँ पे कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करना था। वो ऑपरेशन क्या था, मैं देख रहा था कि कहीं मेरा नम्स आर इक्वल टू 0 तो नहीं है। इस केस में तो इक्वल टू 0 है, इक्वल टू 0 है, तो मेरे को एन जीरोस इस वेरिएबल को अपडेट करना पड़ेगा। मतलब मेरी इस वाली आर और एल के बीच में ये जो विंडो बन रही है, इसमें मेरे को 2 0 मिल गया अब, तो इसको अपडेट करो यार, 2 0 मिल गया हमको। ये तो मेरी विंडो ही इनवैलिड हो गई। इनवैलिड इसलिए हो गई क्योंकि मैं एक ही एलिमेंट डिलीट कर सकता था, और मेरे को ऐसा सब एरे फॉर्म करना था जो कंप्राइज करता हो ओनली वंस का। अब अगर इस वाले सब एरे में मैं एक एलिमेंट डिलीट भी कर देता हूँ, मान लो मैंने इस वाले 0 को डिलीट कर दिया, फिर भी इस वाली विंडो में एक 0 तो अभी भी है, तो ये मेरा जो विंडो है यही इनवैलिड हो गया। अब मतलब क्या हुआ, अब मेरे को मेरे इस एल को आगे बढ़ाना पड़ेगा, विंडो की साइज़ को छोटा करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मेरे को कंडीशन डालनी पड़ेगी, जब तक मेरा एन ज़ीरोस ग्रेटर देन 1 है, तब तक मेरे को मेरे एल को इंक्रीमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। और एक चीज़ और करनी पड़ेगी, यहाँ पे मेरे को देखना पड़ेगा, अगर मेरे नम्स एल की वैल्यू इक्वल टू 0 है और मैं एल को आगे बढ़ा रहा हूँ, तो फिर मेरे को पहले एन जीरोस को डिक्रीमेंट भी तो करना पड़ेगा। सबसे पहले मैं चेक करूँगा कि नम्स एल पे जो वैल्यू है क्या वो इक्वल टू 0 है। इक्वल टू 0 है, तो एन जीरोस को आप डिक्रीमेंट करो, तो 2 से ये 1 हो जाएगा, और इसके बाद एल इंक्रीमेंट होगा और एल यहाँ आ जाएगा। मैं कलर चेंज करता हूँ टू पर्पल, वायलेट, तो एल अब मेरा यहाँ पहुँच जाएगा। अब फिर मैं चेक करता हूँ कि अब मेरे इस वाले विंडो में आर और एल के बीच में जो नंबर ऑफ जीरो है वो कितने हैं, 1 है। हाँ चलो 1 है, तो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब मैं साइज़ कैलकुलेट करता हूँ, इसका अगर मैं साइज़ देखूंगा तो 1 2 3, और ये वाला 0 तो मेरे को रिमूव करना पड़ेगा। तो फिर वैल्यू क्या आएगी, सब एरे का साइज़ क्या हो जाएगा, आर माइनस एल। आर माइनस एल क्या है, 4 माइनस 1 विच इज़ 3, और आंस की मैक्सिमम वैल्यू अभी तक मैंने 3 देखी है, तो ये एक इक्वल वैल्यू मेरे को, मतलब एक इक्वल साइज वाला सब एरे और मिल गया है, तो इसको अपडेट करने की तो कोई ज़रूरत नहीं है। मैं क्या करता हूँ, मैं फिर से आर को आगे बढ़ाता हूँ, आर को आगे बढ़ाया, अब मेरी विंडो ये वाली हो गई, 1 1 1 0 1। एक एलिमेंट रिमूव कर सकता हूँ, मैं ये वाला 0 रिमूव कर दूंगा। साइज़ क्या बचा सब एरे का, 1 2 3 एंड 4। आंस की मैक्सिमम वैल्यू 3 चल रही थी, तो मैंने इसको अपडेट कर दिया, 3 से 4 कर दिया। मैं फिर से आर को इंक्रीमेंट करता हूँ, आर अब इंडेक्स नंबर 6 पे पहुँच जाएगा। अब मेरी कौन सी विंडो बनी, अब मैं इस वाले विंडो पे हूँ, एल और आर के बीच में। इसमें अगर मैं देखूँ कोई एक एलिमेंट रिमूव करना है, तो मैं ये वाला एलिमेंट रिमूव कर सकता हूँ, ठीक है। ये वाला एलिमेंट रिमूव किया तो 1 2 3 4 एंड 5। आंच की मैक्सिमम वैल्यू पहले 4 चल रही थी, तो इसको मैं अपडेट करके 5 कर सकता हूँ। अब देखो, अब फिर से मैं आर को जब इंक्रीमेंट करता हूँ, तो आर और एल के बीच में ये वाली जो विंडो है, इसमें आप देखो 2 जीरो लाए कर रहे हैं, एक ये और एक ये। अब सेम चीज़, नंबर ऑफ जीरोस ग्रेटर देन 1 तो हो ही नहीं सकते, क्योंकि मैं एक से ज़्यादा एलिमेंट को रिमूव नहीं कर सकता। अगर 2 जीरो है तो एक ना एक जीरो तो रह ही जाएगा एक एलिमेंट रिमूव करने के बाद भी। तो मतलब क्या है, फिर से समय आ गया कि हम अपने विंडो की साइज़ को श्रिंक करें। श्रिंक करने के लिए मैं एल को इंक्रीमेंट करता जाऊँगा। तो एल अभी इंडेक्स नंबर 1 पे था, फिर जो एल है वो इंडेक्स नंबर 2 पे आएगा, फिर 3 पे आएगा, फिर 4 पे आएगा। 4 पे जब आया तो मेरे को 0 मिल गया। अच्छा, और अभी मेरी करंट वैल्यू 2 चल रही थी, है ना, तभी तो वाइल लूप चल रहा था। अब मेरे को एक 0 मिल गया है, तो मेरे को इसको डिक्रीमेंट करके 1 करना पड़ेगा और एल को फिर से इंक्रीमेंट करना पड़ेगा। अब देखो, अब आप बताओ एल और आर के बीच में कौन सी विंडो है, ये वाली विंडो है। इस वाली विंडो में कितने 0 है, एक 0 है, ठीक है। तो एक 0 है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मैं एक 0 को रिमूव कर सकता हूँ। तो फिर एक 0 को रिमूव करने के बाद सब एरे क्या बचता है, ये इतना बचता है। इसका साइज़ क्या होगा, आर माइनस एल। आर क्या है, 7, एल है 5, 7 माइनस 5 2, पर आंस की मैक्सिमम वैल्यू अभी 5 चल रही है, तो फिर 2 इज़ नॉट ग्रेटर देन 5, तो आंस अपडेट नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या है, आर इंक्रीमेंट होगा। आर को इंक्रीमेंट किया, अब जो विंडो की साइज़ बची एल और आर के बीच में, वो ये वाली विंडो है। इस वाली विंडो में भी एक ही 0 है, एक 0 तो फीजिबल है मेरे लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फिर मैं साइज़ निकालता हूँ इस विंडो का। साइज़ निकालने के लिए फॉर्मूला यूज़ करेंगे आर माइनस एल। आर माइनस एल क्या हो जाएगा, 8 minus 5, 8 minus 5 is 3, but 3 is not greater than my ans variable. Since 3 is not greater than my ans variable, I do not need to update my ans variable.
तो ठीक है, अब जब मैं r को इंक्रीमेंट करता हूँ तो r की वैल्यू 8 थी पहले, अब वो 9 हो जाएगी। और अगर आप देखो r की वैल्यू जब 9 हो जाती है तो ये वाली कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो ये जो आउटर लूप है ये ब्रेक कर जाएगा। मतलब ये जो आंस वेरिएबल है इससे मेरे को मेरे मैक्सिमम लेंथ सब एरे मिल जाएगा विच कंप्राइजेज ऑफ ओनली वंस। तो कुछ नहीं करना है, मेरे को आंस वेरिएबल को रिटर्न कर देना है। अब एक चीज़ नोटिस करना, ये अभी बाद में जब हम टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी डिस्कस कर रहे होंगे, ये आपको काफ़ी हेल्प करेगी। हमारा आर पॉइंटर 0 से लेके 8 तक सारे एलिमेंट्स को ट्रैवल कर रहा है, मतलब पूरे एरे को ट्रैवल्स कर रहा है। अगर आप लेफ्ट पॉइंटर देखो तो लेफ्ट पॉइंटर भी 0 से लेके इस केस में तो 5 तक ही गया है, पर ये चाहे तो n तक भी जा सकता है। ठीक है, मतलब ऐसा कोई भी केस आपको नहीं मिलेगा जहाँ पे आप किसी भी एलिमेंट को मोर देन वन ट्रैवर्स कर रहे हो, मोर देन वंस। जैसे ये जो 0th इंडेक्स पे एलिमेंट था इसको आपने 2 बार ट्रैवर्स किया, एक बार राइट पॉइंटर से, एक बार लेफ्ट पॉइंटर से। फिर आपने आर को आगे बढ़ाया तो आपने इसको फर्स्ट टाइम ट्रैवर्स किया। फिर आपने देखा होगा कि एल भी फर्स्ट इंडेक्स पे गया था, तो तब मतलब ये वाला जो एलिमेंट है फर्स्ट इंडेक्स वाला, ये सेकेंड टाइम ट्रैवर्स हुआ होगा। तो इसका मतलब क्या है कि कोई भी एलिमेंट को ना आप एट मैक्स 2 टाइम्स ज़्यादा ट्रैवर्स नहीं करोगे। ठीक है, अब आप जब कोड लिखेंगे ना तो देखना, तब जब टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी डिस्कस करेंगे तो ये चीज़ कैसे काम आती है। ये देखो, ये स्टैंडर्ड टेम्पलेट है, ये यहाँ पे मैंने लिख रखा है। यहाँ पे मैं 2 वेरिएबल्स और बनाऊंगा, इंट आंस जिसको मैं इनिशियलाइज करूँगा 0 से, और एक n0 वेरिएबल जो कि ट्रैक रखेगा कि मैंने अभी तक कितने नंबर ऑफ जीरोस देखे हैं। सम ऑपरेशन है तो सम ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। इफ़ माई नम्स आर इज इक्वल टू 0 तो मेरे को n0 को इंक्रीमेंट करना पड़ेगा। अब देखते हैं वाइल लूप की कंडीशन क्या होगी। वाइल लूप में यहाँ कुछ कंडीशन डालनी पड़ेगी मेरे को। ये कंडीशन होगी जब तक मेरा n0 ग्रेटर देन 1 है तब तक l को इंक्रीमेंट करना है। पर एक चीज़ और करनी पड़ेगी, अगर मेरे को नम्स l मतलब l जिस एलिमेंट को पॉइंट कर रहा है, अगर उसकी वैल्यू इक्वल टू 0 है, मतलब इफ़ नम्स l इज इक्वल टू 0, तो पहले n0 को डिक्रीमेंट करना पड़ेगा मेरे को, और उसके बाद l को प्लस प्लस करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद अपडेटिंग योर आंस वेरिएबल, और यहाँ एग्जाम्पल दे रखा है। तो इस वाले केस में जो मेरे आंस की वैल्यू होगी वो होगी मैक्स ऑफ आंस कॉमा आर माइनस एल। +1 इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि एक एलिमेंट तो रिमूव करना ही है ना, मतलब यहाँ पे मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। अगर यहाँ मे लिखा होता यू मे डिलीट वन एलिमेंट तो मैं करता या तो नहीं करता, अगर शुड लिखा है तो करना ही करना पड़ेगा। तो जो मेरे सब एरे का साइज होगा वो आर माइनस एल होगा एक एलिमेंट को रिमूव करने के बाद। इसके बाद मैं खाली आंस को रिटर्न कर देता हूँ। एक बार रन करके देखते हैं। इन 3 टेस्ट केसेस पे कोड सही चल रहा है, सबमिट करके देखते हैं। सबमिट भी हो जा रहा है, 100% सोल्यूशंस को बीट कर रहा है रन टाइम में, मेमोरी में भी अच्छे खासे परसेंटेज को बीट कर रहा है। टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस बहुत जल्दी से करता है। जैसा कि मैंने आपको बताया, ये जो आउटर लूप है ये n टाइम्स चलेगा, और ये जो लेफ्ट पॉइंटर है ना, ये हर एक एलिमेंट को ट्रैवर्स करेगा इन सम केसेस। पर आप देखना कोई भी एलिमेंट मोर देन ट्वाइस ट्रैवर्स नहीं हो रहा होगा। ठीक है, इसीलिए ये वाला जो फॉर लूप है ना, इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो O ऑफ n होगी, वेयर n इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन नम्स। ठीक है, और इसके अलावा तो कोई और फॉर लूप मैं यूज़ नहीं कर रहा हूँ। अगर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी देखें तो फिर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के लिए कोई एक एक्स्ट्रा वेक्टर, कोई स्ट्रिंग, कोई क्यू प्रायोरिटी क्यू मैंने नहीं बनाया है, तो जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो भी O ऑफ 1 होगी। तो मैं जल्दी से यहाँ पे कमेंट आउट करके लिख देता हूँ, O ऑफ n इज़ माई टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड माई स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इज O ऑफ n। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। जो स्लाइडिंग विंडो का स्टैंडर्ड टेम्पलेट हमने डिस्कस करा, मैं बहुत एम्फेसिस डाल रहा हूँ, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप वो समझ लोगे, आप अपने आप पॉइंटर्स को अपडेट करके कोशिश करोगे पेपर पे ड्राई रन करने की, तो आपको वो बेटर समझ में आएगा और वो काफ़ी हेल्पफुल होगा आपको आगे के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो फिर आप प्लीज़ स्लाइडिंग विंडो के टेम्पलेट को अच्छे से समझना। आई होप आपको कोड समझ में आया हो, टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी पे जो डिस्कशन किया वो समझ में आया हो। एक बार चेक कर लेते हैं। ओके, सो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज O ऑफ n एंड स्पेस इज O ऑफ 1। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करो। आई विल रीच आउट टू यू एज सुन एज पॉसिबल। दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, थैंक यू सो मच।